अच्छा, पेपर पैटर्न की डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे, वो आप लोगों को पता है। हमारे पास 3 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 4। ठीक है, पेपर 1 इज एमसीक्यू, पेपर 2 इज थ्योरी एंड पेपर 4 इज और अच्छा, आवाज आ रही है अब सबके पास? और स्क्रीन भी आ रही है अब? अच्छा देखो, मैं क्या बोल रहा था इतनी देर से कि हमारे पास जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो हमारे पास सारे पेपर्स में जो केमिस्ट्री के पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 4, उन सारे पेपर्स में हमें ये प्रोडिक्ट टेबल मिलेगा। प्रोडिक्ट टेबल को हम डिटेल में प्रोडिक्ट टेबल के चैप्टर में पढ़ते हैं, लेकिन प्रोडिक्ट टेबल जो है वो ओ लेवल केमिस्ट्री में सारे के सारे चैप्टर्स में यूज होता है हमारे पास। स्क्रीन आ रही है सबके पास या रुकी हुई है? हो गया। अच्छा, तो जो प्रोडक्ट टेबल है वो प्रोडक्ट टेबल, ये वाला प्रोडक्ट टेबल आपको एग्जाम में मिलेगा। इस प्रोडक्ट टेबल में हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं ये सारे अरेंज्ड हैं इन ग्रुप्स एंड इन टू 8 ग्रुप्स। अच्छा, जो ग्रुप 1 के हमारे पास एलिमेंट्स हैं
उनको सबको ग्रुप 1 में इसलिए रखा है क्योंकि ये सारे एलिमेंट जो है वो कॉमन प्रॉपर्टी शेयर करते हैं। जैसे ग्रुप 1 में लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। एक वजह है इन सबको एक साथ एक ग्रुप में रखने की, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सबकी कॉमन प्रॉपर्टीज हैं। सिमिलरली ग्रुप 2 में जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनको ग्रुप 2 में रखने की वजह यह है कि ये सब एक कॉमन प्रॉपर्टी शेयर करते हैं, इसलिए हम इनका एक साथ ग्रुप बना दिया है। इस तरह करते करते प्रोडक्ट टेबल के 8 ग्रुप्स होते हैं टोटल। ग्रुप 1 ये रोमन में लिखा हुआ है 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बीच में जो कुछ एलिमेंट्स हैं ना उनको हमने ग्रुप नंबर नहीं दिया हुआ है ओ लेवल में। इनका जो नाम होता है वो होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन अभी नहीं, फिलहाल प्रोडक्ट टेबल की बेसिक नॉलेज हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट टेबल आपके पास ओ लेवल केमिस्ट्री में सारे के सारे चैप्टर्स में यूज होगा, और जो बेसिक नॉलेज यूज होगी वो आज की क्लास में हम लोग देख लेंगे। फिर देन वी हैव ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 एंड ग्रुप 8। अच्छा, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं ग्रुप्स में, वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, हॉरिजॉन्टल रोज मतलब अगर मैं इस तरह से देखूं ना, दीज आर हॉरिजॉन्टल रोज, तो इनको हम कहते हैं पीरियड्स। तो हमारे पास टोटल पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल में ये जो नीचे लैथेनाइट्स और एक्टिनोइड्स है ना, ये वाले जो है आप लोग नहीं पढ़ रहे होगे, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल का पार्ट है, इसलिए हमेशा से ये आता जरूर है, लेकिन इनकी कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं इन एलिमेंट्स की, इसलिए इनको किसी भी ग्रुप में नहीं रखा जाता, इनको अलग रखा जाता है। बहरहाल इसको हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे होंगे थ्रू आउट ओ लेवल, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्योंकि ये प्रोडक्ट टेबल का पार्ट है तो उन्होंने प्रोडक्ट टेबल पूरा दिया हुआ है, इसलिए इसमें ये भी दिखता है साथ में। अच्छा, मूविंग ऑन टू द वेरी बेसिक, ये जितने भी एलिमेंट्स है ना, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास मैग्नीशियम एलिमेंट है, तो उसका नाम जो है ना उस तरह से पूरा लिखा हुआ होता है और उसके ऊपर इसका सिंबल लिखा हुआ होता है, ताकि जो लोग केमिस्ट्री यूज करते हैं, जो केमिस्ट होते हैं, उनको बार बार पूरी स्पेलिंग ना लिखनी पड़े, इसलिए वो उसके उन्होंने एक सिंबल दे दिया मैग्नीशियम का, जैसे दे दिया Mg। अब आपको इनमें से कुछ भी याद नहीं करना, ये प्रोडक्ट टेबल आपको एग्जाम में गिवन होगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आप ये प्रोडक्ट टेबल यूज करना शुरू करोगे तो आपको अच्छा खासा ये खुद ही याद हो जाता है, बट स्टिल इट विल बी गिवन इन एग्जाम्स, तो आपने इसमें से कुछ रट्टा नहीं लगाने की जरूरत है। अच्छा जी, अब ये जैसे एक मेरे पास कैल्शियम एलिमेंट है, तो कैल्शियम एलिमेंट को हम कैल्शियम एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी हमारे पास एटम्स होंगे वो कैल्शियम के होंगे। अब किसी भी एलिमेंट को अगर डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। एलिमेंट इज एक तो मेन डेफिनेशन हमारे पास ये होती है, एलिमेंट इज अ सिंपलर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। क्या कहते हैं इसको, एन एलिमेंट इज अ सिंपलर substance which cannot be split into two or more simpler substances। अच्छा, इसका मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ना, मेरे पास कैल्शियम एलिमेंट है ये और एक सोडियम एलिमेंट है, तो कैल्शियम एलिमेंट होने का मतलब ये है कि उसमें जितने भी एटम्स होंगे ना वो सारे के सारे कैल्शियम के होंगे। मतलब कैल्शियम के एटम्स अगर मैं एक जगह पे जमा कर दूं बहुत सारे, तो वो कैल्शियम एलिमेंट कहलाएगा। इसी तरह सोडियम के एटम्स में एक जगह पे जमा कर दूं, सोडियम का सिंबल होता है Na, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। सोडियम के एटम्स एक जगह पे मैं बहुत सारे जमा कर दूं तो वो सोडियम एलिमेंट कहलाएगा। इसी तरह सिल्वर, सिल्वर एक एलिमेंट है, सिल्वर का सिंबल होता है Ag। इसी तरह सिल्वर के एटम्स मैं बहुत सारे एक जगह पे जमा कर दूं तो वो सिल्वर एलिमेंट कहलाएगा। अब अगर मैं इनकी ब्रेकिंग स्टार्ट करूं, ब्रेकिंग मतलब मैंने इसको ब्रेक किया बीच में से, तो क्या होगा, ये दो कैल्शियम कैल्शियम अलग हो जाएंगे और बाकी ये तीन कैल्शियम कैल्शियम एटम अलग हो जाएंगे। लेकिन कहलाएगा ये जो ब्रेक हुए हैं ये दोनों के दोनों पार्ट्स कैल्शियम ही कहलाएंगे। अगर आप कहो कि मैं इसको फर्दर ब्रेक करूं और ब्रेक करोगे तो एक कैल्शियम एटम अलग हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो कैल्शियम एलिमेंट ही कहलाएगा ना, क्योंकि कैल्शियम का एटम है। तो इसका बात का मतलब ये है कि आप इसको जितना भी स्प्लिट करते रहोगे ना, तो कैल्शियम अगर है तो वो कैल्शियम कैल्शियम ही रहेगा। अगर मैं आपको एक
सिल्वर की बार दे दूं या रॉड दे दूं सिल्वर की, आप उसको आधा करो, फिर आधे को भी आधा करो, फिर उसको भी आधा करो, उसको भी आधा करो, तोड़ते रहो तोड़ते रहो तोड़ते रहो, जो बिल्कुल आखिरी आपके पास टाइनी पीस होगा जिसको आप मजीद नहीं तोड़ पा रहे होगे, तो वो भी सिल्वर ही कहलाएगा, और बाकी जितने भी पीसेस टूटे हैं वो भी सिल्वर कहलाएगा। इस डेफिनेशन का मतलब ये है। एलिमेंट को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट इज अ सिंपलर सब्सटेंस, अच्छा, एंड इट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम ओनली। अगर मैं कैल्शियम एलिमेंट की बात कर रहा हूँ तो सारे के सारे एटम्स उसमें कैल्शियम के ही होंगे। एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स ओनली। अच्छा, अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो चैट में लिख सकते हो, इसके अलावा माइक खोल के भी पूछ सकते हो अगर पूछना चाहो तो। तो बात हमारी अभी आ गई है एटम तक, तो हमें पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि एटम बेसिकली होता क्या है, दिखता कैसा है। दिखता तो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने इसके स्ट्रक्चर को किस तरह से डिफाइन किया हुआ है। देखो, एटम जो होता है ना हमारे पास, किसी भी चाहे एलिमेंट का एटम हो, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होता है जब भी वो दूसरे एलिमेंट के बन रहे हैं, लेकिन बेसिक चीजें क्या होती हैं किसी भी एटम में। तो कोई भी एटम अगर होगा ना, उसके पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एटम के अंदर जो एटम एक खुद एक पार्टिकल कहलाता है। एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 इज प्रोटॉन्स, नंबर 2 इज न्यूट्रॉन्स, नंबर 3 इज इलेक्ट्रॉन्स। इन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स की अपनी अपनी एक डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन को मैं पी से डिनोट करूंगा, अब से आगे न्यूट्रॉन को मैं एन से डिनोट करूंगा, इलेक्ट्रॉन को मैं ई से डिनोट करूंगा। इलेक्ट्रॉन का एक सिंबल और होता है जिसमें हम छोटा ई लिख के उसके ऊपर डैश लगा देते हैं। तो जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो बेसिकली एक साथ होते हैं सारे के सारे, और उसको हम कहते हैं कि सेंटर में होता है बिल्कुल एटम के, और वो मिल के जो है एटम का न्यूक्लियस बना लेते हैं। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऑर्बिट कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। तो इसके लिए आप वर्ड ऑर्बिट यूज कर सकते हो या आप वर्ड रिवॉल्व यूज कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो protons and neutrons are present in the nucleus of an atom, and the electrons revolve around the nucleus. ठीक है, अच्छा। अब इनकी कुछ जनरल बेसिक प्रॉपर्टीज, प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की, हेवीली चार्ज पार्टिकल्स। अब चार्ज क्या होता है ये थोड़ी सी देर में आपको आगे जाके समझ आएगा। फिलहाल आपने ये याद रखना है कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन इसमें से होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उन पे कोई चार्ज नहीं होता, उनको हम कहते हैं दे आर न्यूट्रल। अच्छा, इसके अलावा इनके आपस में मासेस कैसे होता है, इनके चार्जेस का वैल्यू क्या होता है। तो जो हमारे पास न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, देखो आप लोग एक चीज आप लोगों ने अपनी सेकेंडरी क्लासेस में तो पढ़ा ही होगा कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है उनका रिलेटिव मास 1 1 होता है, और रिलेटिव चार्ज जो होता है प्रोटॉन का +1 होता है, इलेक्ट्रॉन का -1 होता है, और न्यूट्रॉन का 0 होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव मास होता है वो 1/1840 होता है। इस बात से क्या मतलब है, देखो यहाँ पे कभी भी नहीं भूलना कि ये रिलेटिव मास है। ये कभी भी सिर्फ इसको मास या चार्ज नहीं बोलना है, दिस इज रिलेटिव मास। एक्चुअल मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो मुझे आपको अभी याद करवाना ही नहीं है ओ लेवल में। तो इस देखो रिलेटिव मास का मतलब क्या होता है हिस्ट्री में। हमारे पास जो प्रोटॉन्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मास बैलेंस है, ठीक है। उस मास बैलेंस पे एक स्टूडेंट खड़ा हुआ
जिसका मास जो है वो 80 kgs है, और एक दूसरा स्टूडेंट खड़ा हुआ उसी मास बैलेंस पे, उसका मास जो है वो 40 kgs है। तो इन दोनों के मासेस के बीच में रिलेशन क्या है, रेशियो क्या है, वो ये एक का मास 80 kg है, दूसरे का मास जो है वो 40 kg है। तो इन दोनों के मासेस का अगर मैं कॉमन लेके डिवाइड कर दूं 40 से, तो ये 2:1 आ जाएगा। ये एक स्टूडेंट 1 है और स्टूडेंट 2 है। तो स्टूडेंट 1 का मास 80 kg है, स्टूडेंट 2 का मास 40 kg है। तो ये जो इनके रिलेटिव मासेस मैं लिखूंगा, वो रिलेटिव मासेस ये लिखूंगा कि स्टूडेंट 1 का रिलेटिव मास जो है वो 2 है, और स्टूडेंट 2 का जो रिलेटिव मास है वो 1 है। ये शो कर रहा है कि स्टूडेंट 1 इज ट्वाइस हैवियर देन स्टूडेंट 2। मतलब स्टूडेंट 1 जो है वो 2 गुना भारी है एज कम्पेयर टू स्टूडेंट 2। ये रिलेटिव मासेस होते हैं। तो हमारे पास जो हमें याद करवाए जाते हैं ना कि प्रोटॉन का रिलेटिव मास जो होता है वो 1 होता है और न्यूट्रॉन का 1 होता है, तो वो चीज ये शो करता है कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दे आर इक्वली हैवियर। प्रोटॉन का 1 1 हमें ये शो करता है कि जितना भारी प्रोटॉन है उतना ही भारी न्यूट्रॉन भी है। और इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इनके 1/1840 टाइम्स लाइटर है। 1/1840 को राउंड ऑफ करो तो अराउंड 2000 टाइम्स। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है ना तकरीबन 2000 गुना हल्का है एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है। इसी तरह रिलेटिव चार्जेस को भी हम चार्ज की वैल्यू एक्चुअली नहीं बताते आपको, हम बताते हैं रिलेटिव चार्जेस। अगर प्रोटॉन +1 है तो इलेक्ट्रॉन -1 है, और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता। तो आपको ये रिलेटिव मासेस और रिलेटिव चार्जेस इनके याद होने चाहिए। सही है, कोई सवाल यहाँ तक किसी का? ओके। अच्छा देखो, अब हम लोग के पास डिफरेंट एलिमेंट्स है ना, सब एलिमेंट के पास एटम्स है, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट वो भी डिफरेंट क्यों है, क्योंकि सबके पास अगर एटम्स ही हैं, लेकिन वो जिनके पास एटम्स है ना, जो सोडियम का जो एटम है उसके पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होंगे। तो उसकी बेसिस पे जब एटम डिफरेंट हो जाएगा तो वो वाले एटम जब मिलके एलिमेंट बनाएंगे तो वो एलिमेंट भी डिफरेंट होगा, उसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी, उसके रिएक्शंस भी डिफरेंट होंगे। तो अगर आप लोगों के पास एग्जाम में एटम डिफाइन करने के लिए आ जाए ना, तो एटम को आपने कैसे डिफाइन करना है, लिखा हुआ हैंड आउट में, ठीक है। एन एटम is the smallest particle of an element that takes part in a chemical reaction। ठीक है, ये डेफिनेशन अगर आनी है तो 2 मार्क्स की आनी है, और इसमें जो 2 मार्क्स आप लूज कर रहे होते हो, आप यहाँ पे स्मॉलेस्ट लिखना भूल जाते हो। 1 मार्क इसका है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। दूसरा मार्क केमिकल रिएक्शन लिखने का है। अक्सर लोग सिर्फ रिएक्शन लिख के आ जाते हैं या फिजिकल रिएक्शन लिख देते हैं। आपने केमिकल रिएक्शन लिखना है, 1 मार्क उसका है, और स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट 1 मार्क उसका है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं सोडियम की, सोडियम एलिमेंट की बात कर रहे थे ना, तो प्रोडक्ट टेबल में देखो, प्रोडक्ट टेबल में ना आपको जो सिंबल दिया जाएगा वो इस तरह से दिया जाएगा कि ये की दी हुई है, ये की क्या शो कर रही है कि पहले तो एलिमेंट का नेम होगा, उसके ऊपर उसका एटॉमिक सिंबल होगा। जैसे सोडियम की बात करें तो सोडियम लिखा हुआ है ऐसे, फिर उसके ऊपर Na लिखा हुआ है ऐसे, उसके ऊपर नीचे 2 नंबर लिखे हुए हैं। नीचे जो लिखा हुआ है वो उस पर लिखा हुआ है 23 और ऊपर लिखा हुआ है 11। तो ये नंबर क्या शो कर रहे हैं, इसी की में देखो तो ऊपर वाला जो नंबर है वो है एटॉमिक नंबर, और जो नीचे वाली चीज है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। अब ये रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के एक एक नाम और है। तो अब हम ये देखते जाते हैं कि भाई एटॉमिक सिंबल के ऊपर और नीचे जो नंबर लिखे हुए हैं वो हमें क्या चीज शो कर रहे हैं। तो पहले हम जो हमारा नंबर ऊपर लिखा हुआ है ना उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा देखो, एक चीज
periodic table जो एग्जाम में आपके पास आता है ना, उसमें जो सोडियम लिखा हुआ है उसमें 23 जो है वो नीचे लिखा हुआ है, 11 जो है वो ऊपर लिखा हुआ है। periodic table में ऐसे लिखा हुआ है। मैंने जो है वो उल्टा लिखा हुआ है, 23 ऊपर लिखा हुआ है, 11 नीचे लिखा हुआ है। अच्छा, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि प्रोडक्ट टेबल में अब जरूरी नहीं है कि ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अब अगर दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट टेबल उठा लो तो उसमें किसी में एटॉमिक नंबर ऊपर होता है, मास नंबर नीचे होता है। लेकिन जब वो हमारे पास जो कैम्ब्रिज का प्रोडक्ट टेबल आता है उसमें एटॉमिक नंबर ऊपर है, मास नंबर नीचे। और जब वही कैम्ब्रिज का एग्जाम आपके पास आता है पास पेपर में, तो अक्सर उसने क्या किया हुआ होता है, एटॉमिक नंबर नीचे लिखा हुआ होता है, मास नंबर ऊपर लिखा हुआ होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ना, एटॉमिक नंबर देखो मैंने नीचे लिखा हुआ है, मास नंबर मैंने ऊपर लिखा हुआ है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे ही आपको लिखा हुआ मिले। आपने रिकॉग्नाइज करना है प्रोडक्ट टेबल देख के, जो भी आपको प्रोडक्ट टेबल दिखा हुआ है उसकी एज पर की एटॉमिक नंबर ऊपर है या नीचे है। तो जब आपने प्रोडक्ट टेबल में देख लिया सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, जब चाहे वो उसने ऊपर लिखा हुआ हो चाहे वो नीचे लिखा हो, उसका एटॉमिक नंबर ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस प्रोडक्ट टेबल में जो की दी हुई है इसमें इसने एटॉमिक नंबर ऊपर लिखा हुआ है, तो जो भी हम सिंबल उठाएंगे, जैसे मैंने सोडियम का उठाया तो इसका एटॉमिक ऊपर वाला नंबर एटॉमिक नंबर होगा, नीचे वाला नंबर मास नंबर होगा। लेकिन अगर ये मैं यूज करते हुए उठा के यूं लिख दूं, मैंने सोडियम के ऊपर 23 लिख दिया, नीचे 11 लिख दिया, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि एटॉमिक नंबर 23 हो गया, एटॉमिक नंबर 11 ही रहेगा। सही है, ये चीज और तुम लोग को आ जाएगी समझ अगर किसी को आइडिया नहीं है इस चीज का। बहरहाल हम लोग ये देख रहे हैं कि जो सोडियम है ना, इसका मास नंबर ऊपर लिखा हुआ है और एटॉमिक नंबर नीचे लिखा हुआ है। पहले हम डिस्कस करते हैं कि एटॉमिक नंबर बेसिकली शो क्या कर रहा है क्या। एटॉमिक नंबर 11 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? तो देखो, एटॉमिक नंबर के ना दो नाम यूज होते हैं, एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर। या आपको दोनों नाम की नो हाउ होनी चाहिए, कोई भी नाम यूज कर लेता है वो। तो एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हम लोगों ने क्या देखा कि एटम में जो है वो न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है। तो उस न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं? एक प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन है, 10 प्रोटॉन है। जैसे सोडियम है, सोडियम का प्रोटॉन नंबर 11 है, तो इट मींस इसके पास 11 प्रोटॉन्स हैं इन द न्यूक्लियस। तो इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। अच्छा, एटॉमिक नंबर इज बेसिकली द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एटम पड़ा हुआ मिला, ठीक है, आपने उसको उठाया, आपने उससे पूछा तुम्हारा एटॉमिक नंबर क्या है, तो उसने आपको अपना नाम बताया कि मेरा नाम मैग्नीशियम है। आपने पूछा एटॉमिक नंबर बताओ, उसने एटॉमिक नंबर बताया तो वो था 11। तो आपने उसके नाम पे नहीं जाना है, आपने बोलना है कि तुम्हारा अगर प्रोटॉन नंबर 11 है तो इट मींस यू आर सोडियम। ये बात फिक्स हो चुकी है कि जिस भी एटम का प्रोटॉन नंबर 11 होगा वो सोडियम का ही एलिमेंट होगा और वो कुछ भी नहीं हो सकता। तो प्रोटॉन नंबर को हम कहते हैं इज द आइडेंटिफिकेशन। भी एलिमेंट्स है, अगर मैं उनके नाम छुपा दूं ना आपसे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन लिखा हुआ है, कार्बन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, मैं यहाँ पे नाम छुपा दूं, ठीक है, सब कुछ छुपा दूं, लेकिन अगर तुम्हें कोई प्रोटॉन नंबर बोले ना 6, तो आप बोलोगे 6 तो कार्बन का होता है, ये कार्बन है। सही है। इसी तरह 15 में बोलूं तो 15 आप बोलोगे 15 तो फास्फोरस का होता है, ये फास्फोरस है। अब चाहे कोई कुछ भी कहता रहे कि ये एलिमेंट नहीं, फास्फोरस नहीं है, ये तो कार्बन है या सल्फर है, नहीं, इसका अगर प्रोटॉन नंबर 15 है तो वो झूठ बोल रहा है। इसका नाम फास्फोरस ही है क्योंकि ये है फास्फोरस एलिमेंट का एटम। तो प्रोटॉन नंबर से या एटॉमिक नंबर से आप एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हो। तो प्रोटॉन नंबर इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट, इसलिए प्रोटॉन नंबर एक हमारे पास बहुत यूजफुल टूल है। और अगर मेरे पास सोडियम के जितने भी एटम्स होंगे उन सब का प्रोटॉन नंबर 11 होगा, फिर हम उन सबको सोडियम बोलेंगे। तो atoms of the same element have same atomic number. Atomic number is the identity of an element. Elements in periodic table are arranged in order of increasing atomic number. ये भी एक important point है। हमने किस तरह से periodic table को बनाया? periodic table में हमारे पास
देखो पीरियोडिक टेबल में अगर इसको गौर से देखो तो ये पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला जो हमारे पास हाइड्रोजन का प्रोटॉन नंबर, इस पीरियोडिक टेबल में प्रोटॉन नंबर ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का प्रोटॉन नंबर 1 है, उसके बाद हमारे पास आता है हीलियम, हीलियम का प्रोटॉन नंबर 2 है, उसके बाद आगे चलते रहो फिर आएगा लिथियम, लिथियम का प्रोटॉन नंबर 3 है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड सो ऑन। The elements in periodic table are arranged in order of their increasing proton number. प्रोटॉन नंबर किसी का 1 था तो हमने उठा के उसको हाइड्रोजन कह दिया, 2 हीलियम, 3 लिथियम, 4 बेरिलियम एंड सो ऑन। अनस इनके अलावा और कोई नाम नहीं है हमारे पास, प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर ही नाम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। प्रोटॉन नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि वो हमें बताता है कि ये एटम किस एलिमेंट का है। जैसे तुम लोग का तुम्हारा नाम तुम्हारी आइडेंटिटी है ना, फुल नेम तुम्हारी आइडेंटिटी है, इसी तरह एटम की जो आइडेंटिटी है वो उसका प्रोटॉन नंबर है। जैसे ही मुझे किसी भी एटम का प्रोटॉन नंबर पता चलेगा मैं पहचान जाऊंगा कि ये सोडियम का है, 11 है तो सोडियम का है, 12 है तो मैग्नीशियम का है, 6 है तो कार्बन का है, ठीक है। और जब भी मैं सारे के सोडियम, बहुत सारे सोडियम एटम एक जगह पे एक साथ रख दूंगा तो वो फिर सोडियम एलिमेंट कहलाएगा। तो अ प्योर एलिमेंट हैव सेम टाइप ऑफ एटम्स ओनली, ठीक है। तो ये प्रोटॉन नंबर की इंपॉर्टेंस है, प्रोटॉन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटॉन नंबर किसी भी एलिमेंट के एटम का चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। और ये भी बता देता है, ये 11 क्या बता रहा है कि सोडियम एटम के पास 11 प्रोटॉन्स होते हैं, सही है। तो हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन तो हमें पता चल गया कि कितने हैं किसी भी एटम के पास बाय सीइंग द एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर। अब बारी आ गई इलेक्ट्रॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की। तो याद रखना जितने भी किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, जैसे इसमें प्रोटॉन्स 11 है सोडियम के एटम में, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी जो हैं वो 11 होंगे। तो अगर मेरे पास कोई भी न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम का क्या मतलब है आगे अभी थोड़ी देर में समझ आएगा, लेकिन अगर कोई भी एटम है ना मेरे पास, उसके जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अगर सोडियम के एटम में 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट्स इट। तीसरी चीज हमारे पास क्या रह गई, न्यूट्रॉन्स। और न्यूट्रॉन्स हमें कैसे पता लगते हैं, देखो सिंबल के ऊपर जो मैंने 23 लिखा हुआ है ना, दिस 23 इज नोन एज मास नंबर, इसको हम कहते हैं मास नंबर। मास नंबर के भी और नाम होते हैं, सारे मैंने लिख दिए नीचे। मास नंबर का एक नाम होता है न्यूक्लियॉन नंबर, मास नंबर भी कहते हैं इसको, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, या इसको रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में वहां पे हमने रिलेटिव एटॉमिक मास भी लिखा हुआ देखा, या कभी कभार इसको सिर्फ एटॉमिक मास भी कह देते हैं जल्दी में। तो मास नंबर जो है इन सारे नामों से पहचाना जाता है, मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, या सिर्फ न्यूक्लियॉन नंबर भी लिखा जाता है इसका नाम। अब ये इतनी बार यूज हो रहा होगा तुम्हारे पास पूरी थ्रू आउट केमिस्ट्री में कि तुम्हें ये याद हो जाएंगे कि मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या न्यूक्लियॉन नंबर या रिलेटिव एटॉमिक मास, ये सारी एक ही चीज है। और मास नंबर हमें क्या बताता है, मास नंबर हमें बताता है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। फॉर एग्जांपल हमने बात की सोडियम की, तो सोडियम का सिंबल था कि इसके पास प्रोटॉन्स 11 है और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, देखो जो मास नंबर होता है ना, मास नंबर इज बेसिकली इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब अगर सोडियम का मास नंबर 23 है और उसके प्रोटॉन्स भी आपको पता है, उसके प्रोटॉन नंबर से एटॉमिक नंबर से 11 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे, सिंपली इक्वेशन बना के मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एंड न्यूट्रॉन वुड बी मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर। 23 minus 11 would be 12. So it means sodium atom has 12 neutrons. तो अब आपने इस एटम का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया, इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स हैं और 12 न्यूट्रॉन्स हैं, और इसके सराउंडिंग में 11 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑर्बिट कर रहे हैं इनकी न्यूक्लियस को। प्रोटॉन्स इसमें से पॉजिटिवली चार्ज हैं, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है। अब देखो प्रोटॉन्स को हम कह रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स को हम कह रहे हैं नेगेटिवली चार्ज।
और जो न्यूट्रॉन्स हैं वो हम कह रहे हैं न्यूट्रल है, जीरो चार्ज, मतलब चार्ज ही नहीं, न्यूट्रल लिख दो या इसको जीरो चार्ज लिख दो। तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स हैं। तो ओवरऑल न्यूक्लियस पे चार्ज क्या आ जाता है, पॉजिटिव, क्योंकि एक उसमें कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स का तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो इसका ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव होता है और इनके सराउंडिंग में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऐसे ऑर्बिट कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। अच्छा, अक्सर वो वर्ड यूज करता है न्यूक्लियॉन, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होती है। देखो न्यूक्लियॉन का वर्ड अगर यूज करेगा ना, आखिर में EON लिखेगा, तो इसका मतलब होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की बात कर रहा है। हिदाया कुछ पूछ रहे हो? अगर वो सिर्फ वर्ड न्यूट्रॉन लिखेगा तो वर्ड न्यूट्रॉन का मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन्स की बात कर रहा है, तो ये फर्क है। अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं अगर वर्ड न्यूट्रॉन लिखा है, न्यूट्रॉन में RON आ रहा है आखिर में, तो वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात कर रहा है जो न्यूक्लियस में। लेकिन अगर वो वर्ड न्यूक्लियॉन यूज करेगा तो इसका मतलब है वो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स दोनों की बात कर रहे हैं। सही है, तो ये एक वर्ड है कंफ्यूजिंग, क्योंकि हम लोगों ने मास नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर देखा है ना, वो न्यूट्रॉन नंबर नहीं है, तो ये चीज याद रखना। सेकेंडली जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, मैंने सोडियम का भी एग्जांपल दिया ना, तो सोडियम में 11 प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हमने देखा 23 माइनस 11 जो कि 12 न्यूट्रॉन्स आया, और इलेक्ट्रॉन्स हमने कितने देखे, वो भी 11 है, कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 11 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 11 के 11 क्या एक ही शेल में एक ही साथ ऑर्बिट कर रहे हैं? नहीं, वो कहाँ है 11 के 11 इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे क्या एक साथ है वो घूम रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड? नहीं, वो सारे के सारे एक साथ नहीं घूम रहे होते, वो बेसिकली अरेंज्ड हुए होते हैं इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। एंड व्हाट आर एनर्जी लेवल्स? देखो ये न्यूक्लियस है सोडियम का, इसमें सोडियम के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, दो इलेक्ट्रॉन्स, वो न्यूक्लियस के जो सबसे करीब घूम रहे होते हैं वो दो इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियस सोडियम एटम का फर्स्ट शेल है। इसको हम कहेंगे फर्स्ट शेल या फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल या एनर्जी शेल, इसके भी दो तीन नाम मिलेंगे। इसको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं, इसको हम एनर्जी शेल भी कहते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक शेल भी कहते हैं, या इसको हम सिंपली अक्सर शेल भी कहते हैं। अच्छा, अब ये जो है ना, ये एक ट्रैक नहीं बना हुआ है कोई, कि जैसे वो पटरी पर ट्रेन चलती है ना, वो मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन फिक्स हुए हुए उस ट्रैक में घूम रहे हैं, ये एक इमेजिनरी लाइन है। ये जो हमारे पास शेल्स है ना, एनर्जी शेल, ये एग्जिस्ट इस तरह से करते हैं, कोई फिक्स लाइन नहीं है, बस ये इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद ही जो है वो इसी उसमें अरेंज हुए हुए हैं। जैसे सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करता है, अच्छा दिस वर्ड इज रिवॉल्व नॉट रोटेट। अक्सर मैं देखो तो रोटेट लिखा हुआ होता है वर्ड, रोटेट का मतलब क्या होता है कि अपने ही एक्सिस पे जब अर्थ मूव करता है ना, डेट्स रोटेशन। और रेवोल्यूशन क्या होती है, जब वो सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहा होता है, डेट्स रेवोल्यूशन। तो जब अर्थ रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, तो क्या अर्थ किसी ट्रैक पे घूम रहा है? नहीं, वैक्यूम है ना, स्पेस है, स्पेस के अंदर घूम रहा है, लेकिन उसने एक पर्टिकुलर ऑर्बिट फिक्स किया हुआ है अपना, वो पाथ जो है वो फिक्स है, उस पाथ से कभी वो डेविएट नहीं करता। ऐसा नहीं है वो निकल के यहाँ गया अभी घूम के वापस इस पाथ में आ गया या कभी सन के करीब आ गया, ऐसा तो एक ही बार होना है बस। तो ये जो अर्थ है वो एक पर्टिकुलर पाथ में घूम रहा है, जो कि हमेशा एक इक्वल डिस्टेंस पे मेंटेन रहता है सन से। तो इसको सन से हमने कोई रस्सी बांध के नहीं घुमा रहे, बस अर्थ ने अपना एक पाथ मेंटेन किया हुआ है। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी अपना एक पाथ मेंटेन करते हैं, और जो पहले दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फर्स्ट शेल में होते हैं, उसके बाद के जो सेकंड शेल होता है, अब सेकंड शेल जो मैं बना रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि ऐसी कोई लाइन है या पाथ है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, बस उन्होंने एक डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट एनर्जी शेल्स। और ये जो एनर्जी शेल्स होते हैं, पहला शेल आएगा, फिर दूसरा शेल आएगा, फिर तीसरा शेल आएगा,
और किसी भी एटम का जो पहला एनर्जी शेल होगा उसमें हमेशा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मतलब फर्स्ट शेल में न्यूक्लियस के अराउंड एनर्जी शेल्स हैं क्या, ये भी लिखी हुई है बात। तो एनर्जी शेल सिंपलर वर्ड्स में रीजन या पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, सब लिखा हुआ है। तो जो फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में हमारे पास हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फर्स्ट एनर्जी शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। इसी तरह जो सेकंड एनर्जी शेल है उसमें भी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। इसी तरह जो थर्ड एनर्जी शेल है उसमें भी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मतलब पहले शेल में 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, और लेकिन उसके बाद के जो शेल है ना उन सब में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते। तो अब अगर मैं सोडियम एटम का स्ट्रक्चर 11 इलेक्ट्रॉन्स है, कैसे पता मुझे सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है? क्योंकि उसका प्रोटॉन नंबर 11 है। अगर उसका प्रोटॉन नंबर 11 है तो उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11 होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होंगे। अब उसके पास अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो वो कुछ पहले शेल में होंगे, कुछ दूसरे शेल में होंगे, और फिर एंड सो ऑन। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स में से पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? पहले शेल में क्योंकि 2 से ज्यादा आ ही नहीं सकते, तो पहले शेल में तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे सोडियम के। दूसरे शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तीसरे शेल में भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, तो तीसरे शेल में भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। लेकिन क्योंकि सोडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन ही 11 है, और आपने 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में डाल दिए, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में डाल दिए, तो आपके पास अब जो शेल आखिरी शेल है, तो आपके पास बचा ही 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आप एक ही इलेक्ट्रॉन डालोगे ना थर्ड शेल में, तो उसके बाद कोई और शेल होगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है सोडियम के पास। उसका जो थर्ड शेल है वही पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये जो हम चीज लिख रहे हैं ना कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हर एटम की अपनी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, और वो बनाना बहुत आसान है। हम 2-4 एटम्स के अब एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम का प्रोटॉन नंबर आपको प्रोडक्ट टेबल में मिलेगा 19। 19 प्रोटॉन नंबर होने का मतलब क्या है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी 19 होंगे। अब पहले शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते, दूसरे शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अब तक? 10 इलेक्ट्रॉन्स। आपने 19 इलेक्ट्रॉन्स पोटेशियम के पास होते हैं, तो थर्ड शेल में आप मजीद 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं डाल सकते। तो अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10 प्लस 8, 2 प्लस 8 प्लस 8, दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा है, 1 इलेक्ट्रॉन इज स्टिल लेफ्ट। 19 है ना, 18 तो हो गए। तो अब जो शेल होगा फोर्थ शेल, उसमें आप एक ही इलेक्ट्रॉन लिखोगे क्योंकि बचा यही है। मतलब पोटेशियम का जो एटम होगा उसके न्यूक्लियस के अराउंड, अगर मैं पोटेशियम का न्यूक्लियस बनाऊं जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे पोटेशियम के, उसके अराउंड 4 एनर्जी शेल्स होंगे, दीज आर नोन एज एनर्जी शेल्स। और उन 4 एनर्जी शेल में से पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8, और चौथे में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। सिमिलरली मैग्नीशियम का जो प्रोटॉन नंबर है वो होता है 12। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, टोटल 10 हो गए। 12 करने हैं पूरे, तो 2 और लिख दोगे थर्ड शेल में, और उसके पास 3 शेल होंगे। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, तो क्लोरीन के पास टोटल 17 प्रोटॉन्स हैं। अगर 17 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। उसके पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो थर्ड शेल में आप कितने इलेक्ट्रॉन्स और डाल दोगे? 7। 7 से ज्यादा डाल नहीं सकते क्योंकि है ही नहीं उसके पास ना। जरूरी नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा 4 शेल्स हो, 4 शेल से ज्यादा भी हो सकते हैं, बिल्कुल होते भी हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके पास।
अच्छा, हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए जो हमारा ओ लेवल का कोर्स है ना, उसमें आ सकती है, उसके बाद नहीं आती। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का क्या मतलब है कि जैसे हाइड्रोजन से हमने स्टार्ट करा तो उसका प्रोटॉन नंबर 1 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ सकती है बनाने के लिए हीलियम की, लिथियम की, बेरिलियम की। नियॉन तक प्रोटॉन नंबर 10 है। फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। कैल्शियम का प्रोटॉन नंबर देखो 20 है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए वो आपको देता नहीं है। तो हमारे पास ओ लेवल के कोर्स में वी आर जस्ट एक्सपेक्टेड टू मेक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ऑफ द प्योर। हाइड्रोजन का प्रोटॉन नंबर 1 है। अब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने यूं लिख दिया। हीलियम का प्रोटॉन नंबर 2 है, तो इसके पास फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। लिथियम का प्रोटॉन नंबर 3 है, तो पहले शेल में तो 2 से ज्यादा आ नहीं सकते। अब एक बचा है तो आप दूसरे शेल में एक डालोगे। ठीक है, इसी तरह बेरिलियम, इसका प्रोटॉन नंबर 4 है, इसमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,2। ठीक है, देन वी हैव बोरॉन, इसका प्रोटॉन नंबर 5 है, तो 2,3। बोरॉन के बाद कार्बन, इसका 6 है, 2,4। एंड फिर देन नाइट्रोजन, दैट इज 2,5 एंड सो ऑन। सही है। तो 4 से ज्यादा हमारे पास ओ लेवल में कभी आता इसलिए नहीं है क्योंकि वो फिर 20 से बड़ा प्रोटॉन नंबर हो जाता है और वो हमारे कोर्स में है नहीं अभी उसके। तो आपके पास इस हैंड आउट, ठीक है, जैसे कैल्शियम है ना, कैल्शियम का प्रोटॉन नंबर है 20। कैल्शियम लास्ट है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए आ सकती है, उसके बाद वाला एलिमेंट नहीं आता। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, इसका प्रोटॉन नंबर 20 है, तो मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी 20 होंगे। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज्यादा आ ही नहीं सकते। दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 8 और डाल दिया आपने। देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 20 करने हैं आपने पूरे। टोटल अभी तक कितने हो गए, 8 प्लस 16, 17, 18। अब 2 इलेक्ट्रॉन और है, तो आखिरी शेल में आप 2 ही इलेक्ट्रॉन डालोगे, 2 से ज्यादा है ही नहीं, तो डालोगे कहाँ से। वैसे आ तो 8 सकते हैं, लेकिन कैल्शियम के पास नहीं है ना इतने इलेक्ट्रॉन। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 2,8,8,2। दिस शोज कि कैल्शियम के पास कितने टोटल एनर्जी शेल्स हैं, 4 शेल्स हैं। सही है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल कुछ पूछना है? देखो कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, वैसे ये सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन फिर भी पूछ के आगे चलना। अगर हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी लगेगा तो इशू नहीं है, हम लोग लगा लेंगे। अच्छा जी, देन वी हैव आइंस। आइंस क्या होते हैं, देखो सारी की सारी दुनिया डिपेंड करती है केमिकल रिएक्शंस पे। तो केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं कि कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ केमिकली रिएक्ट करता है तो नई चीज बनती है। जैसे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, वो इन द फॉर्म ऑफ H2। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, उसके साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म वाटर, H2O। तो हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसकी एक बहुत डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, ऑक्सीजन जो एक एलिमेंट है उसकी बहुत डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को देखो तो गैसेज हैं दोनों। हाइड्रोजन जो है वो फ्यूल के तौर पे यूज होता है, हाइड्रोजन गैस जलाओ तो आग लग जाती है उसमें। लेकिन जो ऑक्सीजन गैस है वो आप इनहेल करते हो, आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो वाटर बनाते हैं, और जो वाटर बनता है उसकी प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट है देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, वो वाटर पानी होता है रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड स्टेट में होता है, उसको आप पी सकते हो, प्यास बुझती है उससे। क्या ऑक्सीजन पी सकते हो अलग से, क्या हाइड्रोजन पी सकते हो, नहीं। तो ये जो रिएक्शन होते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया वाटर बन गया, या जैसे सोडियम है, सोडियम एक मेटल है। क्लोरीन है, क्लोरीन एक गैस है। दोनों मिलके NaCl बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। ये जो NaCl होता है इसको हम कहते हैं सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो घरों में हम नमक खाते हैं वो होता है। लेकिन सोडियम एक पहले मेटल होता है, तो क्या मेटल खा सकते हो, नहीं खा सकते। क्या क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस जो होती है ना वो इरिटेट कर देती है, मतलब अगर आपकी आंखों में भी चले जाए ना तो आपको इरिटेट कर देती है। स्विमिंग पूल में क्लोरीन गैस डालते हैं बैक्टीरिया मारने के लिए, रिएक्टिव होती है। तो ज्यादा डाल देते हैं तो आपकी आईज इरिटेट करना शुरू कर देती हैं, तो खाने का या इनहेल करने का तो सोच भी नहीं सकते हो उसको। लेकिन जब वो सोडियम के साथ कंबाइन हो जाती है तो दोनों की प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, एक नई चीज बन जाती है, उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है।
सोडियम क्लोराइड सॉल्ट खाते हो, खाने में भी डालते हो, बॉडी के लिए भी जरूरी है। तो देखो बताने का मकसद क्या है कि इन एलिमेंट्स को हम क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंस देते हैं कि जब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो एक नई तीसरी चीज बना लेते हैं। तो अब ये तीसरी चीज बनाते हैं तो वो जो तीसरी चीज होती है वो बेसिकली बन कैसे रही है कि इनके अभी रिएक्शन हो कैसे रहे हैं। तो इनके रिएक्शन ऐसे हो रहे हैं कि इनके पास जो तीन तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ना, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो न्यूक्लियस में बैठे हुए आराम से, लेकिन इनके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो शरारती हैं। वो जो हैं आगे पीछे होते हैं, जब वो निकल जाते हैं किसी भी एटम से तो वो किसी और एटम के पास जाते हैं और उसको हम कहते हैं रिएक्शन होना। तो जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है ना मेरे पास, इसका प्रोटॉन नंबर 11 है, मास नंबर 23 है। इसके पास प्रोटॉन्स जो हैं वो 11 है, क्योंकि प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होता है इसलिए मैं +11 लिख रहा हूँ। और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी 11 है, इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होते हैं इसलिए मैं -11 लिख रहा हूँ। इस सोडियम एटम पे इस पे एक नेट चार्ज होता है। मैं नेट चार्ज किसको कह रहा हूँ, मैं अभी थोड़ी देर पहले स्टार्ट में कह रहा था ना कि वो न्यूट्रल एटम है। तो न्यूट्रल होने का मकसद क्या है कि ये जो चार्जेस हैं +11 -11 बेसिकली +11 और -11 सिंपल मैथ्स आती है ना, +11 -11 क्या हो जाता है, प्लस माइनस माइनस 11 -11 दैट वुड बी 0। इसलिए इन पे जो चार्ज होता है ना, ओवरऑल चार्ज सोडियम एटम पे, किसी भी सोडियम एटम पे अगर आप ओवरऑल चार्ज देखोगे तो वो 0 होगा। रीजन क्या है कि न्यूक्लियस के ऊपर तो चार्ज आया हुआ है प्लस, और वो किसकी वजह से आया हुआ है, 11 प्रोटॉन्स की वजह से। और उसके सराउंडिंग में 11 इलेक्ट्रॉन्स जो रोटेट कर रहे हैं वो नेगेटिव हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके इस पे ओवरऑल चार्ज जो है ना, अगर तुम किसी भी एटम को उठाओ सोडियम के, बोलोगे ये तो चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल आउट हुए हुए। लेकिन सोडियम जो है ना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखी 2,8,1। सोडियम क्या करता है, जब वो रिएक्ट करता है तो अपना जो आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है ना उसको लूज कर देता है, छोड़ देता है उसको। तो उसके पास अब इलेक्ट्रॉन्स कितने रह जाते हैं, 2,8 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं इसमें सिर्फ। तो प्रोटॉन्स तो उतने ही रहेंगे ना, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर थे, तो प्रोटॉन ने तो चेंज नहीं होना, प्रोटॉन ने तो +11 ही रहना है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 11 में से एक निकल गया तो इलेक्ट्रॉन्स रह गए 10, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव। अब अगर मैं इसका नेट चार्ज देखूं तो इसका नेट चार्ज क्या होगा, +11 -10 डेट वुड बी प्लस माइनस माइनस, और ये क्या बना +1। तो जब सोडियम एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उस पे उसका नेट चार्ज हो जाता है +1, और वो नेट चार्ज फिर हम सोडियम के ऊपर ऐसे लिखते हैं +1। जब वो न्यूट्रल स्टेट में होता है, जितने प्रोटॉन जितने इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम कहते हैं कि वो सोडियम एटम है। लेकिन जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके +1 चार्ज बना लेता है तो उसको हम कहते हैं कि वो सोडियम आयन बन गया। तो आयन क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। आयन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है कैटाइन और एक होता है एनाइन। कैटाइन हमारे पास होता है पॉजिटिवली चार्ज आयन, जैसे कि सोडियम की अभी एग्जांपल ली। एनाइन हमारे पास होता है नेगेटिवली चार्ज आयन, जैसे कि क्लोराइड। अब नेगेटिवली चार्ज आयन कैसे बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, क्लोरीन के पास प्रोटॉन नंबर है 17, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी 17 होंगे, सही है। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2,8,7। तो इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। क्लोरीन क्या करता है, अच्छा क्लोरीन ऐसा क्यों कर रहा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है लेकिन क्लोरीन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, कोई गेन कर रहा है कोई लूज कर रहा है, वो बात हम अभी करते हैं। लेकिन फिलहाल क्लोरीन ने, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लोरीन ने अपना आउटर मोस्ट शेल में, जो आखिरी शेल है ना उसका, उसको मैं आउटर मोस्ट शेल कहता हूँ। आउटर मोस्ट मतलब सबसे लास्ट वाला शेल। उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है, तो 7 तो उसके पास थे आखिरी शेल में, उसने एक गेन कर लिया, तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स उसके आखिरी शेल में कितने हो गए, 8 हो गए। 7 थे, एक गेन कर लिया, 8 हो गए। तो पहले क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन्स थे, तो +17, इलेक्ट्रॉन्स भी 17 थे तो -17। तो क्लोरीन पे नेट चार्ज क्या आ रहा था, +17 -17 दैट वुड बी 0। लेकिन अब जब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन मजीद गेन करा है तो प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे ना, प्रोटॉन थोड़ी गेन करा है, इलेक्ट्रॉन गेन करा है, तो 17 के बजाय वो हो जाएंगे 18,
और उस पे चार्ज आ जाएगा माइनस, तो इसका जो नेट चार्ज बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, +17 -18, डेट वुड बी -1। तो जो एटम पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाते हैं उसको हम कहते हैं कैटाइन, जो नेगेटिवली चार्ज आयन बनाते हैं उसको हम कहते हैं एनाइन। अब कौन से एटम, कौन से एलिमेंट के एटम पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाएंगे, कौन से एलिमेंट के एटम नेगेटिवली चार्ज आयन बनाएंगे? तो जो ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उनके एटम जो है वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, दे मेक +1 चार्ज। ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं टू मेक +2 चार्ज। जो बीच वाले हैं ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनकी हम अभी बात ही नहीं कर रहे। ग्रुप 3 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, दे मेक +3 चार्ज। ग्रुप 4 जो है ना वो इलेक्ट्रॉन लूज करते ही नहीं है, ना गेन करते हैं ना लूज करते हैं। ग्रुप 5 ऑनवर्ड्स, ग्रुप 5 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जब आप 3 नेगेटिव चार्ज गेन करोगे तो ओवरऑल चार्ज -3 आ जाएगा। ग्रुप 6 के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ग्रुप 7 के 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ग्रुप 8 ना तो गेन करता है ना लूज करता है। अब ऐसा क्या है कि इनको जरूरत पड़ रही है कि हम गेन करें या लूज करें? वो अगर हम सारे ग्रुप का एक एक एलिमेंट अभी देख लें तो हमें ये बात समझ आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 से मैं लेता हूँ सोडियम। सोडियम का प्रोटॉन नंबर है 11, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1। फिर उसके बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का प्रोटॉन नंबर है 12, मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,8,2। देन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप 3। ग्रुप 3 से हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम, उसका प्रोटॉन नंबर है 13 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,8,3। देन वी हैव ग्रुप 4। ग्रुप 4 से हम ले लेते हैं सिलिकॉन को, जिसका प्रोटॉन नंबर है 14 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,8,4। देन ग्रुप 5 से फिर हम ले लेते हैं फास्फोरस को, उसका प्रोटॉन नंबर 15 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,8,5। ग्रुप 6 से हम ले लेते हैं अपना सल्फर को, जिसका प्रोटॉन नंबर 16 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,8,6। फिर ग्रुप 7 से हम ले लेते हैं क्लोरीन को, जिसका प्रोटॉन नंबर 17 है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी थोड़ी देर पहले देखी 2,8,7। और फिर ग्रुप 8 से हम लोग ले लेते हैं आर्गन को, जिसका प्रोटॉन नंबर है 18 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,8,8। देखो जो हमारे पास ग्रुप 8 है ना वो एलीट क्लास है। ठीक है, मुनीब क्या पूछना चाह रहे हो? कौन कितना गेन और लूज करता है वही बात मैं बता रहा हूँ ना सबको, कि जो ग्रुप 8 है ना वो एलीट क्लास है। एलीट क्लास का क्या मतलब है? जैसे वो एलीट क्लास क्या होती है कि उनके पास हर चीज अच्छी अच्छी होती है, हर कोई, कि हमारे पास भी ऐसी गाड़ी हो, हमारे पास भी ऐसा घर हो। तो जो आर्गन है ना, दिस इज एलीट क्लास। मतलब ग्रुप 8 के जो होते हैं ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, तो इनके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। और जिस एलिमेंट के एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम कहते हैं दैट इज अ स्टेबल। ठीक है, स्टेबल मतलब वो खुश है, वो कहता है कि मैं खुश हूँ, मुझे अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रखने हैं। लेकिन बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो परेशानी में रहते हैं। वो कहते हैं हमें किसी भी तरह अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, जैसे कि वो ग्रुप 8 के पास है। तो जो सोडियम है ना, सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है ग्रुप 1 का, तो उसको अगर अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे। लेकिन कौन देगा उसको 7 इलेक्ट्रॉन? तो सोडियम ग्रुप 8 के जैसा दिखने के लिए करता क्या है, वो बोलता है कि मेरे आउटर मोस्ट शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन है मैं वो लूज कर देता हूँ। तो मेरा जो अब सेकंड लास्ट शेल था वो आउटर, लोगों को दिखेगा कि वो आउटर मोस्ट शेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, किसी को क्या पता कि मैंने लूज किया होगा। तो इस तरह से वो स्टेबल हो जाता है। वो कहता है मैं स्टेबल हो गया, अब मेरे भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसने करा क्या उस स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, कि उसका जो आउटर मोस्ट शेल था उसका इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया। उसका आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था, जब वो इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहा तो आउटर मोस्ट शेल भी नहीं रहा। तो जो सेकंड लास्ट शेल था, उस शेल से बिल्कुल पहले वाला शेल, उसमें थे 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब वो सोडियम कहता है कि मेरा आउटर मोस्ट शेल भाई ये वाला है, क्योंकि जो आखिरी शेल था वो तो अब है ही नहीं, उसका इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, भाग गया। इसी तरह मैग्नीशियम जो है वो भी यही काम करता है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और मैग्नीशियम आयन बना लेगा स्टेबल। एल्यूमिनियम भी यही काम करता है।
आउटर मोस्ट शेल में जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर देता है, क्योंकि एल्यूमिनियम को अगर गेन करने पड़ जाए 5 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, कोई नहीं देता। अच्छा, जो सिलिकॉन है ना, अब उसके पास देखो इक्वल चांसेस है, वो बोलते हैं या तो मैं 4 लूज भी करना है और गेन भी तो 4 ही करने। तो सिलिकॉन जो है वो प्लस, अगर लूज करेगा तो +4 बनाएगा, गेन करेगा तो -4 बनाएगा। तो यूजुअली सिलिकॉन जो है ना तो वो +4 बनाता है ना -4 बनाता है, वो गेन और लूज करता ही नहीं है, वो कुछ और करता है, वो हम आगे देखेंगे। फास्फोरस जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहता है कि यार मैं 5 लूज करूंगा तो मेरे सेकंड लास्ट शेल में अब जो आउटर मोस्ट शेल कहलाएगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन फास्फोरस को अगर गेन, अगर वो ये सोचता है कि मेरे पास 5 तो ऑलरेडी है तो मैं 3 और गेन कर लेता हूँ किसी तरह, तो फास्फोरस थोड़ी मेहनत करके 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2,8,8। इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन तो थे ऑलरेडी, और 8 करने के लिए 3 और चाहिए, 5 6 7 8। 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर चार्ज आ जाएगा -3। तो ग्रुप 5 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन पे चार्ज आता है -3। इसी तरह सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, उस पर चार्ज आ जाता है -2। तो ग्रुप 6 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन पे चार्ज आएगा -2। सिमिलरली क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उस पर चार्ज आ जाएगा -1। तो ग्रुप 7 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, चार्ज आ जाता है -1। ग्रुप 1 पे चार्ज आ जाता है +1, क्योंकि एक लूज कर रहा है, लूज कर दिया ना, एक नेगेटिव चार्ज निकाल दिया अपने अंदर से, तो प्लस रह गया बाकी। ग्रुप 2 पे +2, ग्रुप 3 पे +3। ग्रुप 4 का मसला थोड़ा सा टेढ़ा है, वो कभी का +4 भी कर सकता है, -4 भी कर सकता है, और 90% केसेस में ना तो वो +4 करता है ना वो -4 करता है, वो करते ही कुछ और काम है। सही है, यहाँ तक बात क्लियर है। ग्रुप 8 जो है ना तो वो लूज कर रहा है ना वो गेन कर रहा है, तो उस पर कभी कोई चार्ज नहीं आता, इसलिए हम उस पर 0 लिखते हैं। 0, इसको 0 ग्रुप भी कहते हैं ग्रुप 8 को, क्योंकि ये इलीट क्लास है ना, सब इसके जैसा बनना चाहते हैं, तो इसलिए इसको नोबल गैसेस भी कहते हैं। नोबल समझते हो ना, अच्छी चीज, अच्छे लोग। कोई सवाल किसी का यहाँ तक? सर मेरा एक सवाल है। बोलो। सर जो वो एक फॉर्मूला है 2n² और शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, वो सही है? वो सही है फॉर्मूला, लेकिन ओ लेवल के सिलेबस में नहीं है, जरूरत नहीं है तुम्हें पढ़ने की। सही ठीक है है, सर। क्योंकि 2n की जगह 1 रखोगे तो सही आएगा, n की जगह 2 2 भी रखोगे सही आता है, 3 पे सही नहीं 2 आता। सही आ जाएगा, 3 जो है वो उसमें मसला हो जाता है, ठीक है, उसमें 18 जी हो सर। जाते हैं, और वो सही है फॉर्मूला, हाँ लेकिन ओ लेवल में हमने चीजों को कुछ सिंप्लीफाइड रखा है, वो ए लेवल में तुम देखोगे ठीक है सर। जाके। सही। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक क्या कहते हैं, वो छोड़ दो अभी, बाद में कभी फ्री टाइम हो तो डिस्कस कर लेना, उसकी जरूरत नहीं है ओ लेवल तक आपको। सही है, तो एनाइंस में हमारे पास कैटाइन आ गया, एनाइन आ गया, कैटाइन क्यों है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए हुए, ये जो लास्ट ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द टू आइंस, कैल्शियम एंड क्लोराइड। तो कैल्शियम जो है ये ऑलरेडी Ca2 पॉजिटिव बना के बैठा हुआ है, इसके ऊपर 40 लिखा हुआ है। अब ये 40 जो ऊपर लिखा हुआ है, क्या ये मास नंबर है या प्रोटॉन नंबर है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने नंबर देख लिया ना 40 है, मैं चला जाऊंगा प्रोडक्ट टेबल, मैं देख लेता हूँ प्रोडक्ट टेबल में। जब प्रोडक्ट टेबल में गया, मैंने कहा मुझे पता है कि इस प्रोडक्ट टेबल में एटॉमिक नंबर ऊपर होता है, मास नंबर नीचे होता है, तो कहने मैंने कैल्शियम का देखा, कैल्शियम के नीचे 40 लिखा हुआ था, और नीचे क्या चीज है, मास नंबर। सही है, तो 40 कैल्शियम का मास नंबर है और 20 कैल्शियम का प्रोटॉन नंबर होगा, तो वो ऊपर लिखा हुआ है वहां पे। तो ये पास पेपर का क्वेश्चन है, और पास पेपर, तो आपने ये नहीं बोलना कि ऊपर लिखा है तो एटॉमिक नंबर है, क्योंकि प्रोडक्ट टेबल में ऊपर लिखा हुआ हमेशा एटॉमिक नंबर होता है, नहीं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, और प्रोडक्ट टेबल में 20 ऊपर लिखा हुआ है, तो वहां भी वो एटॉमिक नंबर ही है। यहाँ पे अगर उसने 20 नीचे लिख दिया है तो यहाँ भी एटॉमिक नंबर ही है। प्रोडक्ट टेबल में कैल्शियम 40 नीचे लिखा हुआ होता है, और पास पेपर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें 40 ऊपर लिखा हुआ होता है। तो अगर 40 ऊपर लिखा हुआ है तो 40 उसका मास नंबर ही है, अगर 40 नीचे लिखा हुआ है तो भी मास नंबर है। तो आपने ये गलती नहीं करनी है, आपने पीरियोडिक टेबल लेके पहले तो इसे ये आइडेंटिफाई करना है कि कैल्शियम का प्रोटॉन नंबर 20 होता है। अब कैल्शियम का प्रोटॉन नंबर 20 में उसके सामने भी लिख दूं ना,
तो आपने बस वो ये पता होना चाहिए, प्रोटॉन नंबर है 20 होता है कैल्शियम का, तो प्रोटॉन नंबर होगा। अब कैल्शियम का इसने +2 चार्ज ऑलरेडी बना हुआ है, मतलब +2 चार्ज बनने का क्या मतलब है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हुए हैं। शानदाना, यू कैन से ऑब्वियसली के नॉन मेटल्स, अच्छा मेटल्स नॉन मेटल्स का हमने अभी डिस्कशन तो नहीं किया, बट जो ग्रुप 1, 2 और 3 होते हैं दे आर मेटल्स, एंड ग्रुप 3 ऑनवर्ड्स 4, 5, 6, 7, 8 दे आर नॉन मेटल्स। तो मेटल्स दे मेक पॉजिटिव चार्ज, दे लूज इलेक्ट्रॉन, एंड नॉन मेटल्स from group 4 onwards they gain electrons, so they form negative charge कह सकते। अच्छा, यहाँ पे कैल्शियम 2 पॉजिटिव दिया हुआ है, तो इसमें आपको सब एटॉमिक पार्टिकल बताना है कि इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, इसके पास न्यूट्रॉन्स कितने हैं, और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। देखो प्लस और माइनस चार्ज आने का रीजन इलेक्ट्रॉन्स का आगे पीछे होना है, तो कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन्स आगे पीछे होंगे जब कैल्शियम आइन बना है 2 पॉजिटिव वाला, Ca2 पॉजिटिव, दिस इज कैल्शियम आइन नॉट कैल्शियम एटम। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो उतने ही रहेंगे ना, प्रोटॉन नंबर 20 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 20 रहेंगे कैल्शियम आइन के पास भी, जितने एटम के पास है उतने आइन के पास भी प्रोटॉन्स होंगे। और मास नंबर इसका 40 है, तो न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, मास नंबर इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर 40 है, प्रोटॉन 20 है, और न्यूट्रॉन्स निकालने तो 40 माइनस 20 डेट वुड बी 20। तो कैल्शियम एटम हो चाहे कैल्शियम आइन हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो वो भी सेम रहेंगे। देखो अभी हमने यही पढ़ा था ना, कैल्शियम अगर एटॉमिक फॉर्म से 2 पॉजिटिव गया है तो इसका प्रोटॉन नंबर 20 है, तो 20 प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स भी 20 और न्यूट्रॉन्स भी 20। न्यूट्रॉन 20 इसलिए है क्योंकि 40 माइनस 20 ये कोइंसिडेंटली 20 आ रहा है, वरना प्रोटॉन के बराबर नहीं होते न्यूट्रॉन, जरूरी नहीं है, यहाँ पे है कैल्शियम के लिए इलेक्ट्रॉन्स भी 20। लेकिन जब कैल्शियम आइन बना है तो प्रोटॉन्स तो उतने ही है ना, न्यूट्रॉन्स भी उतने ही हैं जितने एटम में थे, इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होता है तभी तो आइन बनता है। अब ये +2 है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम हुए, तो 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो कितना रह जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 20 प्रोटॉन्स है, 20 न्यूट्रॉन्स है और 18 इलेक्ट्रॉन्स है। सही है। इसी तरह वो आपसे पूछ रहा है क्लोराइड का Cl नेगेटिव और उसका मास नंबर दिया हुआ है उसने 37। अच्छा जी 37 प्रोटॉन, अच्छा इसका प्रोटॉन नंबर 17 होता है प्रोडक्ट टेबल में, तो उसके पास प्रोटॉन 17 होंगे, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 37 माइनस 17, मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके पास न्यूट्रॉन कितने हो गए 37 माइनस 17, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, देखो इस पे चार्ज जो है वो -1 है, और -1 चार्ज होने का मतलब क्या है कि इसने जो है एक, और -1 चार्ज है ना, -1 चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने जो है वो गेन किया हो, ठीक है। नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब आप इलेक्ट्रॉन गेन करते हो। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, न्यूट्रॉन्स तो 20 हो गए, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसके पास, इसने -1 चार्ज है इस पे, तो इलेक्ट्रॉन वैसे कितने होने चाहिए थे, क्लोरीन एटम, अगर क्लोरीन एटम की बात करें तो उसके पास प्रोटॉन होने चाहिए थे 17, न्यूट्रॉन्स 20 और इलेक्ट्रॉन्स भी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। लेकिन जब वो आइन बन गया है तो उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, जब गेन कर लिया है तो 17 के बजाय 18 हो जाएंगे। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो उतने ही रहते हैं, इलेक्ट्रॉन में कमी पेशी हो रही होती है। सही। अच्छा जी, आज की क्लास हम लोग ना यहाँ एंड करते हैं। देखो आज की क्लास मैंने जितना हो सकता था ट्राई किया कि मैं स्लो चलूं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को टच करें, ठीक है। अब ऑब्वियसली कल से थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है नहीं, पास पेपर्स भी करने हैं। और सेकेंडली अब जिसको कुछ जो छोटी मोटी चीज समझ नहीं आई है, जिसको ये चीज रिवाइज करनी है, तो रिवीजन के लिए जो लोग नए हो जिनको नहीं पता कि हमारे पास एक गूगल क्लासरूम बना हुआ है, और गूगल क्लासरूम पे आप जाके रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हो सारे, ये सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं वहाँ पे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के उसमें चले जाओ गूगल क्लासरूम में, गूगल क्लासरूम का कोड लिख लो अपने पास, और वहां से रिवीजन के लिए, वैसे तो ये क्लास भी मैंने रिकॉर्ड की है लेकिन इस क्लास को डालने का कोई खास फायदा नहीं है क्योंकि वही सारी चीजें ऑलरेडी आपके पास डली हुई हैं।
तो गूगल क्लासरूम जिसने कभी यूज़ नहीं करा है तो वो फिर मुझसे बात कर लेना व्हाट्सएप पे, मैं बता दूँगा कि किस तरह से उसको खोलते हैं, कहाँ पे जाते हैं। जिन्होंने यूज़ करा हुआ है गूगल क्लासरूम उनको मैं कोड दे दूँगा, तो पहला चैप्टर इसमें सबसे नीचे एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा क्लास वर्क में। और यहाँ पे आपने 3 हमारे पास कैटेगरीज़ होती हैं, हैंडआउट्स, वीडियो लेक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वर्कशीट्स। हैंडआउट्स के लिए आप जाओगे तो जो हैंडआउट अभी हम पढ़ रहे हैं आपके सामने वो हैंडआउट मिल जाएगा यहाँ पे। वर्कशीट्स में आपके पास ये जो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे वो मिल जाएँगे, और वीडियो लेक्चर्स में आपके पास ये सीक्वेंस से जो लेक्चर्स आ रहे हैं ना, ये लेक्चर्स आपको मिल जाएँगे। पहला क्लास है, दूसरी क्लास है, तीसरी क्लास है, चौथी क्लास है एंड सो ऑन। तो रिवीजन के लिए जैसे आप फर्स्ट क्लास देख सकते हो, अभी जो आज तक जहाँ तक हमने आज पढ़ा है वो फर्स्ट क्लास में, और शायद थोड़ा-सा ज़्यादा आइसोटोप्स तक हम चले गए थे। तो कल ये चैप्टर हमारा विद पास्ट पेपर्स खत्म हो जाएगा। संडे से फिर जो है हम केमिकल बॉन्डिंग पे चले जाएँगे, तो थोड़ा-सा फास्ट चलेंगे। तो गूगल क्लासरूम से रिवाइज़ कर सकते हो ये सारे के सारे लेक्चर्स। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, वरना क्लास एंड करते हैं।